का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। क्या कभी आप जानते हैं कि इंदौर शहर पूरे देश में पिछले 6 बार से कैसे बनता है सबसे स्वच्छ शहर? अगर हम यहाँ की बात करें तो अगर ऐसे ही नहीं बनता है इंदौर शहर सबसे स्वच्छ, हमारे यहाँ के जो हॉस्पिटल, हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी, या अगर सारी चीजों की बात करें तो सबसे बात आती है यहाँ की लैब की, कि अगर स्वच्छता के साथ साथ अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे इंदौर शहर के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, अगर देखने में आता है कि खाने पीने को लेकर इंदौर शहर सबसे नंबर 1 ही रहता है। ये पिछली बार जब मोदी जी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये बात स्वीकारी कि सबसे खान पान को लेकर इंदौर भी स्वच्छता के साथ साथ खान पान के मामले में भी इंदौर शहर नंबर 1 है। अब बात आती है हेल्थ की, तो जब हेल्थ की बात आती है तो एक टेस्ट की बात आती है कि हम कैसे इंदौर वासी कोई गंभीर बीमारियां होने से पहले अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं सेंट्रल लैब, इंदौर शहर का जो एक सेंट्रल लैब है, समय समय पर इंदौर वासियों की एक जो कैंप के माध्यम से हो या सारी चीजों के माध्यम से जांच करता रहता है। आप देखेंगे कि जो सेंट्रल लैब है किस तरह की यहाँ जांचें होती हैं, किस प्रक्रिया में होती हैं, हम आपको बताएंगे कि किस तरह इंदौर के जो लोग यहाँ आते हैं और अपनी गंभीर से गंभीर जो बीमारियां होती हैं उनकी जांच करवाते हैं, और जांच करवाने के बाद एक उपचार जो यहाँ पर जो इंदौर शहर में अगर देखें तो एक हेल्थ के मामले में भी लोग जागरूक हैं। मैं परिचय कराना चाहूंगी, डॉक्टर विनीता कोठारी हैं जो यहाँ की MD हैं, और किस तरह से स्वच्छ इंदौर के साथ साथ स्वस्थ इंदौर हो इसकी पहल ये बहुत बेहतर से बता सकती हैं। जब कोरोना के बाद क्या इजाफा हुआ है जांचों में? पहले क्या लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर इतने अवेयरनेस थे जो बाद में हुए हैं? नहीं शीतल, अब जो पेशेंट्स हैं क्योंकि हम इतनी सारी यंग डेथ्स देख रहे हैं, कार्डियक और भी कॉम्प्लिकेशंस कोविड के बाद काफ़ी देखने में आ रहे हैं, तो लोग मुझे लगता है कि कोविड के बाद हेल्थ के लिए ज्यादा अवेयर हुए। तो अभी जो वर्तमान चूंकि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और खान पान को लेकर पहले ही लोग फेमस होते हैं, तो जब आप जांच करते हैं तो किस तरह की बीमारियां सामने आती हैं और किस हद तक हम उनको गंभीर जो एक समय आने से पहले कितना रोक पाते हैं? तो जैसे कि अपन इंदौर अब 6ठी बार स्वच्छ है, तो जितनी भी डिजीजेस गंदगी के कारण होती थी, जो इनफैक्ट कम्युनिकेबल डिजीज जिसको बोलते थे, उसमें तो डेफिनेटली इंदौर में कम हुई है। मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, ये इनके इंसिडेंसेस कम हुए हैं। लेकिन जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, क्योंकि हम खाने पीने वाले शहर हैं, खाने के शौकीन लोग हैं, तो जो एक बड़ा सर्वे हमने लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए किया था, उसमें जो आंकड़े हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। खुशी की बात यह है कि ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम अपनी आदत, अपना खान पान, हमारी एक्सरसाइज से ही चेंज कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। जो आपने कहा कि जैसे डेंगू, मलेरिया, ये सब चीजें वाकई बहुत होती थी हॉस्पिटल भर, गर्मियों के दिनों में तो ज्यादातर बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। चूंकि अब ये कम हो चुका है तो इसका ये जो स्वच्छ इंदौर की वजह से ऐसा हुआ है, वाकई ऐसा मानती हूँ? मैं डेफिनेटली मानती हूँ, क्योंकि जो हमारी लैब है वो स्टेट में कई जगह है, तो बाकी जगह हमको अभी भी ये बीमारियों के पेशेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए काफी आते हैं, पर अगर इंदौर की लैब में देखें तो काफी कम है। तो इससे देखिए, इससे पता चलता है कि ऐसे नहीं हमारा इंदौर सबसे जो नंबर 1 स्वच्छ, यहाँ स्वास्थ्य में भी नंबर 1 है, क्योंकि जो डेंगू, मलेरिया के जो बीमारियां गर्मियों में और ये बारिश में शुरू हो जाती थी, तो इन चीजों में जो लैब से इंदौर की हकीकत पता चलती है। मैम, एक चीज और जानना चाहूंगी कि अभी बीच में देखा होगा कि बहुत 40-45 के कम उम्र के लोग हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आ रही हैं, तो इसके क्या कारण, कि इसकी भी कोई जांच की है आपने? तो अभी हम, क्योंकि अभी ये सब अंदाज ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पे काफ़ी काम कर रही है कि ये जो सडनली यंग कार्डियक डेथ्स होने लगी हैं, उनका क्या कोविड से कोई डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है। हम लोग भी हमारी लैब पे कई लोगों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं थ्रोम्बोसिस के लिए, कि एक शक ये भी है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि जो हार्ट अटैक हो रहे हैं वो जो खून का थक्का जमता है उसके कारण हो रहे हैं। तो उसी के हम ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो जब एक बड़ा नंबर हो जाएगा तो आई थिंक कोई कंक्लूजन ड्रॉ हो पाएगा। एक चीज, कोविड के बाद
काफ़ी लोगों का कहना था कि कुछ बॉडी में साइड इफ़ेक्ट जो हुए हैं, तो ये किसी को कानों में प्रॉब्लम हुई है, किसी को लंग्स की थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग गई है, कोई गले में थोड़ा सा आजकल कुछ खाता है तो जल्दी से मतलब एक एलर्जी हो रही है। तो क्या वाकई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं? कुछ जांच इसकी भी हुई है क्या? एक बात ये तो हुई है कि कोविड वायरस पूरी तरह से गया नहीं है, और अगर कोविड वायरस थोड़ा जब कम हुआ, ये ऑलमोस्ट हमारी सिटी में एंडेमिक, पूरे इंडिया में ही एंडेमिक हो गया, तो अब ये पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं होगा। जैसे आप भी देख रहे हैं बीच में 8 पॉजिटिव 10 पॉजिटिव सिटी में आ ही रहे हैं। उसके अलावा हमने ये ऑब्जर्व किया कि कई नए रेस्पिरेटरी वायरसेस पेशेंट्स को हो रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में H3N2 हमारे यहाँ पॉजिटिव आ रहे थे, H1N1 पॉजिटिव आ रहे थे। तो जो वायरस सांस से फैलता है, मेरा अनुभव ये है कि तरह तरह के स्ट्रेन्स अभी हैं, जिसके कारण लोगों को खांसी और तकलीफ गले में ये हो रही है। अब वो डायरेक्टली कोविड से रिलेटेड है या नहीं है, वो तो हमको आगे जब साइंटिफिक कम्युनिटी इन्वेस्टिगेट करेगी बड़ा नंबर होने के बाद तभी पता पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर किसी की इम्यूनिटी लो है तो वैसे भी किसी भी इन्फेक्शन को जल्दी पकड़ लेता है। और अभी वायरस हमारी सबसे बड़ी कंसर्न है जो अधिकतर बीमारियां कर रही है। एक चीज़ और आती है कि पहले लोग जांच इतना नहीं करवाते थे। अगर डॉक्टर के पास गए, अगर बुखार है तो डॉक्टर ने अगर जांचों का पर्चा लिखा है तो उसने बहुत ही कम करवाते थे। अभी आफ्टर कोविड क्या वाकई जांचों में इजाफा हुआ है? जांचों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि कोविड में जो फाइनेंशियल और इकोनॉमी को इफ़ेक्ट हुआ था, तो लोग कम से कम ज़रूरी जांच करना चाहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर डॉक्टर उनको 10 इन्वेस्टिगेशन देगा तो वो पूरे करवा नहीं पाते। तो और दूसरा फिर खुद के हेल्थ चेकअप पे, और स्पेशली लेडीज़ हुई या जो नॉन अर्निंग मेंबर्स हैं या जो लेस अफोर्डिंग मेंबर्स हैं, उसको वो साइड प्रायोरिटी पे कर रहे थे। और इसी के रहते जो हमने हेल्थ ऑफ इंदौर का एक बीड़ा उठाया है, जिसमें हम 100 रुपये में 1500 रुपये की जांचें कर रहे हैं, तो उसमें हमको बहुत एनकरेज्ड पब्लिक मिल रही है जो लाइन लगा के अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो आई होप कि अगर हम इन डायग्नोस्टिक को अफोर्डेबल बना रखेंगे तो पेशेंट्स अवेयर तो हैं, पर उनके लिए वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। अगर वो हो गया तो वो जरूर से जांच करवाएंगे। अभी हमने कोविड में देखा था कि हॉस्पिटल जो हैं, एक कहते हैं कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन अभी बीच में देखिए, चाहे आयुष्मान कार्ड की भी देख लो, फालतू बिलिंग बनती है, फर्जी पेशेंट किए जाते हैं, तो हॉस्पिटलों में कहीं ना कहीं ये धांधलियाँ चलती हैं। ऐसे में अब बात आती है टेस्ट की, तो टेस्ट में भी कहीं ना कहीं फर्जी जाँच, फर्जी बीमारी बता दिया जाता है। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? क्योंकि लोगों को तो पता नहीं होता है कि जांच फर्जी है कि क्या है। मान लो मैंने जांच कराया, मुझे नहीं पता कि मुझे शुगर है या मुझे बीमारी है, तो जो फर्जी जांच का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, एक जो खौफ भर दिया जाता है, लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं, उसके बारे में क्या राय है आपकी? तो अगर पब्लिक अवेयर होगी क्वालिटी के बारे में, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये सब फर्जीवाड़ा कम हो जाएगा। और सबसे आसान है, अगर कोई मुझसे पूछे कि कैसे जाने कि कौन सी लैब में हम टेस्ट कराएं, तो ऑफ कोर्स अगर रेट्स अफोर्डेबल हैं वो तो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि एक ही टेस्ट के अगर आप देखेंगे तो 10 लैब में 10 तरह के रेट्स हो सकते हैं, तो एक वो क्राइटेरिया हो सकता है। पर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप चुने एक्रीडेटेड लैब्स जो राष्ट्रीय प्रत्यापन बोर्ड द्वारा सर्टिफाइड है। तो जो सबसे डिफ़िकल्ट एक्रेडिटेशन है, जो क्वालिटी के लिए हाईएस्ट एक्रेडिटेशन है इंडिया में, उसको NABL बोलते हैं। तो आप अगर NABL एक्रेडिटेड लैब में जाते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि एटलीस्ट जो NABL के पैरामीटर्स हैं वो लैब फॉलो कर रही होगी। आइए मैं आपको लैब दिखाती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप किसी भी लैब में जाते हैं तो पेशेंट का नाम और डिटेल नोट करना पड़ता है, क्योंकि उसी पे फिर रिपोर्ट आने वाली है।
तो उस प्रक्रिया में भी कई बार जो लिख रहे हैं नाम वगैरह वो स्पेलिंग गलत लिख दें या एज गलत लिख दें। तो ये हमारी शायद एकमात्र लैब होगी जहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए भी कियोस्क है। अगर पेशेंट पढ़ा लिखा है तो वो खुद अपना नाम, एज और अपने पूरे डिटेल्स इसमें टाइप कर सकता है। तो ये आप जो देख रहे हैं तमाम रजिस्ट्रेशन कियोस्क है, और ये कोविड में तो बहुत ही हेल्पफुल थे जब हमारे यहाँ 3-3 हज़ार पेशेंट रोज आते थे और शहर को बहुत जांचों की ज़रूरत थी। तो ये एक हमने प्री एनालिटिकल एरर कम करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया। हाँ, ताकि कोई कंफ्यूजन और ये सब चीज़ें ना हो। सिंपल कलेक्शन के लिए यहाँ पर बनाया गया है। ओके, यहाँ पर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर पेशेंट का सैंपल का जो यहाँ पर कलेक्शन लिया जाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा सेफली एक हाइजीन और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अब जैसे आपने बाहर देखा था कि सैंपल कलेक्ट कर लिया तो वहीं बारकोड लगा देते हैं, और अब ये बारकोड को स्कैन कर रहे हैं तो पेशेंट के जो डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पे दिखने लगते हैं। तो ये एक दूसरी स्टेप है पैथोलॉजी में जहाँ पे गलतियाँ हो सकती थी। मेजॉरिटी ऑफ लैब में वो हाथ से टेस्ट लिखते हैं, तो टेस्ट राइटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए या लिखने में, तो यहाँ पर फुली ऑटोमेटेड सिस्टम हमारे यहाँ प्री बारकोड सिस्टम है, तो जो पैथोलॉजी में आइडियल माना जाता है एरर्स रिड्यूस करने के। तो ये सब ट्यूब उठा रहे हैं और बारकोड स्कैन कर रहे हैं, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कुछ टेस्ट को ट्यूब को घुमाना पड़ता है और सीरम को सेपरेट करना होता है। तो जैसे कि ये अभी ट्यूब्स को स्पिन करने के लिए रख रहे हैं बैलेंस करके, तो ये स्कैन होने के बाद ट्यूब स्पिन होने के बाद इन्होंने स्कैन किस टाइम पे किया वो नोट हो जाता है, और लैब जब उसको रिसीव करती है तो वो भी रिकॉर्ड में आ जाता है। तो ये आईटी के थ्रू बहुत फैसिलिटीज हैं कि आप अपनी क्वालिटी को चेक पे रख सकते हैं। अब ये जैसे इनके पास सैंपल आ गया है, तो पैथोलॉजी में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें जो आप एनीमिया बोलते हैं या सीबीसी, उनसे रिलेटेड टेस्ट होते हैं। तो आइए मैं आपको मशीन अब यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अब देखते हैं ये सेकंड जो स्टेप्स है, ये मशीनें हैं, हाईटेक मशीनें हैं। अगर देखा जाए तो ये हर एक जो लैब बहुत होते हैं, लेकिन हर लैब में इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी मशीनें हाईटेक जो हैं नहीं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूर्ण रूप से एक जो चूँकि सेंट्रल लैब का मैं बता दूँ कि कोरोना के समय बहुत योगदान रहा है, क्योंकि हजारों पेशेंटों की जान जो इनके उसमें थी, और लोगों की जाँच करना, उनकी रिपोर्ट देना एक विश्वसनीयता के साथ। आप देखें किस तरह, मैम बताएं ये क्या प्रोसेस होता है और कैसे काम। तो जैसे कि अभी ये आपको एक सैंपल, ये जो मशीन है ये जापानीज इक्विपमेंट है, जापान बेस्ट माना जाता है हीमोग्लोबिन और उसके रिलेटेड टेस्ट में। तो जैसे ही ये सैंपल लोड करते हैं, जो सैंपल हमने बाहर बारकोड करके लिया था, बस टेक्नीशियन को उसको सिर्फ लोड करना है, बाकी फुली ऑटोमेटिक है जैसे रोबोट जैसे। और अगर पेशेंट की स्लाइड भी बनना है तो मशीन ऑटोमेटिकली खुद स्लाइड बना देती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें कहीं भी मैनुअल कुछ काम नहीं है, जिससे कि बारकोड भी खुद चिपक जाता है और स्लाइड भी खुद बन जाती है। तो ये बहुत आइडियल है रिपोर्टिंग के लिए। जब ये ट्यूब पूरी चली गई या सुबह की जो 200-300 पेशेंट ये कर चुके, तो आपको रिपोर्ट्स इस डिटेल से दिखती है। अगर कुछ एबनॉर्मल है तो रेड मार्क हो जाता है। ओके। तो अब हमको, और ऑलरेडी साइड में ये फ्लैग्स आ जाते हैं, ग्राफ आ जाते हैं। तो अगेन पेशेंट की एबनॉर्मेलिटी फर्स्ट लेवल पे मशीन ही डिटेक्ट कर लेती है, क्योंकि ये बहुत हायर एंड है। सेकंड जो टेक्नीशियन है वो वैलिडेट करेगा, थर्ड जो डॉक्टर देख रहा है वो देख लेगा। तो 3-4 स्टेप्स के बाद क्वालिटी चेक की 4 स्टेप्स है। और जब ये मशीन सुबह शुरू की जाती है तो इनमें क्वालिटी कंट्रोल सैंपल लगाए जाते हैं। और जो वर्ल्ड की बेस्ट लैब्स हैं उनके जो एक कॉमन उसको बोलते हैं इक्वास, वो हम भी वही सैंपल रन करते हैं और कई लैब्स रन करती हैं, और उसका रिकॉर्ड और उसके रिपोर्ट्स भी मिलते हैं। तो NABL एक्रेडिटेशन तभी होता है जब आप मिनिमम एरर वाली लैब।
तो आपने देखा कितनी स्टेप बाय स्टेप कितनी बेहतरी से कि मशीन में जैसे ही सैंपल को लोड करते हैं तो अगर कुछ जांच में अब नॉर्मल है, कभी कुछ ऐसा लगता है तो रेड मार्क करता है। इसके बाद जो इनके एक्सपर्ट होते हैं उसके पास जाती है, वो उसको बाकायदा वेरीफाई करने के बाद, चिन्हित करने के बाद, इसके बाद जो स्टेप होती है डॉक्टर के पास जाती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मशीन का जो पूरा प्रोसेस है बहुत ईजिली सारी चीजें हो जाती हैं। अब हम अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर सेकेंड स्टेप में क्या है और कैसे जो एक लैब है, जो टीम है, कैसे काम करती है। तो ये इसका क्या प्रोसेस है? जैसे आपने देखा था एक सिंपल हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए भी वो करोड़ों की मशीन थी जापानीज। लाइकवाइज एक सिंपल शुगर टेस्ट के लिए भी, जो हम 20 रुपये में करते हैं ट्रस्ट में, उसके लिए भी ये करीब 5 करोड़ का इक्विपमेंट है, जहाँ पर आप जैसे ही सैंपल रखते हैं उसके बाद अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो ये रिएजेंट और सैंपल मशीन खुद ही मिक्स करिए रोबोटिक आर्म से। और उसके बाद अगर एक ही सैंपल में 50 तरह के टेस्ट हैं तो मशीन जितने टेस्ट बायोकेमिस्ट्री के वो यहाँ कर लेगी, फिर कन्वेयर बेल्ट से अगले मशीन में उसको भेज देगी और तीसरे में भेज देगी, और पूरी रिपोर्ट होने के बाद सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाती है। टेक्नीशियन वैलिडेट करेगा, फिर डॉक्टर अप्रूव करेगा। इसमें जितने भी जैसे लिपिड प्रोफाइल है, किडनी प्रोफाइल है, आपके ब्लड शुगर है, उसके अलावा थायराइड है, कैंसर मार्कर्स हैं, ये सारे टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सारे टेस्ट इसमें हो जाते हैं। तो इसको बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनो एसे मशीन बोलते हैं। ये वो मशीन है जिस पे हमने लास्ट ईयर 1 लाख लोगों को टेस्ट किया था, और इतनी सब एडवांसमेंट ना होता तो मुझे नहीं लगता कि इंदौर वो वाला बर्डन उठा पाता। और इसी मशीन पे अब इस साल हम लोग 1.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करने वाले। तो जितना एडवांसमेंट हो आप उतने ज़्यादा पेशेंट को टाइमली रिपोर्ट दे सकते। जैसे स्वच्छ इंदौर के साथ साथ स्वस्थ इंदौर जो एक है, कि अगर हम देखें कि स्वस्थ इंदौर होगा तभी स्वच्छ इंदौर होगा। उसमें अगर 1 लाख इन्होंने जो जांच किया था कि उसमें बहुत योगदान रहा कि हमें पता चलता है कि इंदौर की आबादी में किस तरह के जेनेटिक बीमारियां हैं या खान पान से बीमारियां हैं। बहुत सारी बीमारियों का पता चलता है, जब जाके हम उसके आगे के लिए उपचार के लिए बढ़ पाते हैं। हमने हमारी मशीन्स को ऐसे प्रोग्राम किया है कि अगर क्वालिटी कंट्रोल ना लगा हो, अगर टेम्परेचर में प्रॉब्लम हो, अगर सैंपल की क्वालिटी ठीक ना हो, अगर सैंपल कम लिया गया हो तो वो खुद ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो लेस एंड लेस मैनुअल डिपेंडेंस, ताकि और मोर ऑफ ऑटोमेशन ही की। इसके लिए सैंपल भी प्रॉपर होना चाहिए। सैंपल का अमाउंट एक डिफाइंड होना चाहिए। जितनी एडवांस मशीन होती है उतना कम रिएजेंट, उतना कम सैंपल लेती है। बाकी यहाँ गाइडलाइन कुछ रहती है आपके स्टाफ के लिए? तो इसमें जो स्टाफ है उनको टेम्परेचर मेंटेन करना है, उनको मशीन्स के क्वालिटी कंट्रोल, अगर मैं पेशेंट का कोई सैंपल डालूं उसके पहले क्वालिटी कंट्रोल के जो सैंपल्स हैं वो डाल के, और मैं ये ना चेक कर लूं कि मशीन करेक्ट रिपोर्ट दे रही है, तो मैं पेशेंट के टेस्ट की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाऊँ। तो जो हमारा स्टाफ है उनको सुबह आके पूरा मेंटेनेंस करना होता है मशीन का, क्वालिटी कंट्रोल रन करना होता है और फिर सैंपल रन करना है। और अगर कोई भी रिजेक्शन आता है मशीन पे तो उस पर तुरंत एक्शन लेना। तो आपने देखा कि ऐसे ही नहीं बना है इंदौर नंबर 1। इंदौर नंबर 1 बनाने के लिए ये लैब हो या हॉस्पिटल हो, स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी ऐसी, चाहे संस्था हो या कोई ऐसे संस्थान हो जो काम करते हैं। अब सेंट्रल लैब की अगर आपने देखा किस तरह सेंट्रल लैब इंदौर शहर में अपना योगदान दे रहा है, क्योंकि एक लैब की ज़रूरत, एक जो लैब की उपयोगिता स्वस्थ इंदौर के लिए कितनी ज़रूरी है यहाँ पता चलता है। कि अगर आप किसी दूसरी लैब में जाते हैं जो रिपोर्ट्स में जो कहते हैं कि रिपोर्ट सही नहीं आई, और कई लोग ऐसे हैं कि अगर एक रिपोर्ट सही नहीं आती है तो कई लैब में जाके चक्कर लगाते हैं कि शायद ये रिपोर्ट्स गलत है। और कई मामलों में ऐसा होता भी है कि रिपोर्ट्स गलत आ जाती है। अगर वही लैब हमने दूसरी लैब में जाँच करवाई
करवाई तो रिपोर्ट्स उसके विपरीत आती है। लेकिन जैसे जो सेंट्रल लैब है, जिस तरह से हमने मशीनें देखी हाईटेक, और जो कंट्रोल जिस तरह से है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक स्वस्थ इंदौर के लिए, एक विश्वसनीयता के लिए जरूरी है कि एक जिस तरह एक डॉक्टर इलाज करता है, चाहे बड़ा गंभीर बीमारी का, अगर मान लो कि कोई ऑपरेशन करना है, जटिल से जटिल अगर ऑपरेशन करना है, तो उसकी जांच मायने रखती है, और जांच ही वो चीज है जिसमें डॉक्टर सफल होता है। क्योंकि अगर आपकी जांच कंप्लीट नहीं होती है तो बहुत सारी चीजों को डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर हमारी स्वस्थ, हमारे अगर बॉडी की बात करें, कोई भी ऑपरेशन होना है, कोई भी इलाज होना है, तो सबसे पहले रिपोर्ट्स मायने रखती है। तो कुल मिलाकर अगर आपकी रिपोर्ट सही नहीं आती है तो आपका पूरा जीवन जो होता है हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में गुजर जाता है। तो सबसे जरूरी है कि अगर हमें अपने जीवन में स्वच्छ शहर में अगर रह रहे हैं तो हमें स्वस्थ भी अपने आप को बनाना है, और अगर हमें स्वस्थ बनाना है तो हमें एक अच्छी लैब, जाके रूटीन अगर हमें बॉडी चेकअप करना है, रूटीन में भी हमें अच्छी लैब का ही उपयोग करना है। जैसे कि मैम ने आपने बताया, क्या वाकई जो मैं बोल रही हूँ सही है कि लैब की कितनी महत्वता होती है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम बोलते हैं कि डायग्नोस्टिक तो बैकबोन है मेडिकल का। तो चाहे वो एलोपैथ हो या आयुर्वेद हो या होम्योपैथ हो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है ऑन करेक्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। मैम थैंक यू, आपने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी, और आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे कि हमें नंबर 1 बनाने के लिए आपका योगदान है। उसके लिए भी हम कि वाकई आपका योगदान हमें दिखता नहीं है, लेकिन आज हमने चूंकि देखा हमने बहुत सारी चीजें, तो आपका भी क्या योगदान रहता है, आप लोग इंदौर को कैसे स्वच्छता के माध्यम से बनाते हैं, तो उसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू।